किसी भी इंसान में ऐसी क्या कंडीशंस हो जाती हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ जाती है? कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लिवर की डिजीज़ के, जो भी इंसल्ट हुई लिवर को, जब वो रीजनरेट नहीं कर पाया, अपनी कैपेसिटी उसने हार गया, तो फिर उस केस में हमको लिवर ट्रांसप्लांट की। तो डॉक्टर, जैसे अगर किसी का लिवर खराब हो गया हो तो कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं बॉडी में जो आप लोग या हम भी देख करके समझ सकते हैं कि हाँ, ये लिवर की खराबी की निशानी है? तो एकदम से भूख लगनी बंद हो गई। बंद हो जाएगी? हाँ, लॉस ऑफ एपेटाइट इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्पटम ऑफ लिवर डिजीज़। पेशेंट को नौजिया रहेगा, वॉमिटिंग रहेगी, फिर धीरे धीरे वीकनेस, जब नहीं खाएंगे तो वीकनेस हो जाएगी, फटीग रहेगा, फटीग मीन्स थकावट। पैरामीटर्स बताएं, ये आई थिंक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाले कि अपनी हाइट से कैसे वो पता लगा सकते हैं कि उनका आइडियल वेट कितना होना चाहिए और फिर उसके अकॉर्डिंग वो चेक कर सकते हैं कि लिवर से रिलेटेड कोई बीमारियां तो नहीं। हाइट इन सेंटीमीटर, ठीक है। -100 शुड बी योर वेट। वेट, ओके। आपकी हाइट कितनी? आई थिंक 5'2". 5'2". हाँ। तो 5'2" का मतलब हुआ कि 155 आपका वेट, आई थिंक 54-55 के अराउंड। तो यू आर एट आइडियल वेट। सो 155 - 100 शुड बी योर आइडियल वेट। वो कौन सा लास्ट स्टेज होता है जब आप लोग रेकमेंड करते हैं कि अब लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है? बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जिसमें फैटी लिवर ग्रेड 1, किसी को ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, तो डेट मीन्स कि उनके अंदर फैट डिपोजिशन काफ़ी ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा है, और उनका ओवरवेट भी है, उनका वेस्ट हिप रेशियो भी डिस्टर्ब है, उनका हाइट और वेट का भी जो इंडेक्स है वो भी डिफर है, उनकी एसजीपीटी भी हाई है। तो एक बन जाएगा, एक प्रॉपर सीक्वेंस बन जाएगी कि अब इनको लिवर की प्रॉब्लम है और हम। तो डॉक्टर, इंडिया में लिवर ट्रांसप्लांट के सक्सेस और फेलियर रेट के चांसेस अभी कितने हैं? इट डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट अच्छी हेल्थ में है, इफ ए पेशेंट इन गुड हेल्थ टू रिसीव द लिवर ट्रांसप्लांट, देन डेफिनेटली पोस्ट ट्रांसप्लांट सर्वाइवल इज गुड। तो जो स्कार रहता है लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी में, वो फिर क्या पूरी लाइफ टाइम रहता है कि विद टाइम हील हो जाता है वो? देखिए, स्कार तो रहेगा, कोई भी कट लगाएंगे उसका स्कार तो रहेगा, फिर बॉडी की प्रोसेस होती है उस स्कार को हील करने की, बट उसका मार्क तो रहेंगे। तो एग्जैक्टली किससे लिवर लिया? इससे वेरी गुड क्वेश्चन कि वो 18 से 50 के बीच में होएगा, ब्लड ग्रुप कंपेटेबल होएगा, हेल्दी और रिलेटेड। रिलेटेड का मतलब होता है कि फर्स्ट डिग्री रिलेटेड में पेशेंट के कोई रिस्क भी होता है लिवर ट्रांसप्लांट का डॉक्टर, या साइड इफेक्ट्स? इसमें रिस्क डेफिनेटली रहता है कि जैसे रेसिपिएंट को बात करें तो उसमें एक तो जैसे ब्लीडिंग का रिस्क रहता है, दूसरा किसी पेशेंट को जैसे लिवर हमने लगाया तो इमीडिएटली ग्राफ्ट नॉन फंक्शन हो जाता है, मतलब तो वर्क नहीं करता है, ऐसा भी हो जाता है। मतलब जिसका लिवर लगाया गया है वो उनकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है? हाँ, डोनर का लिवर जब रेसिपिएंट में लगाया गया है तो वो अडैप्ट नहीं कर पा रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, जॉन्डिस बढ़ जाता है, बॉडी में मल्टी ऑर्गन फेलियर शुरू हो जाता है, और दूसरा पेट में फिर से पानी बनना, ब्लड प्रेशर लो हो जाना, ये सब। हेलो, हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ मेघा, और आज हम इस पॉडकास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में अक्सर लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है। हम बात करेंगे लिवर ट्रांसप्लांट की। आजकल लोगों में लिवर को लेकर जानकारी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन कई बार ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से लिवर ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ जाती है, जिसे एक बार लास्ट स्टेज भी कहा जा सकता है। तो ये नौबत क्यों आ जाती है? लिवर ट्रांसप्लांट के लिए डोनर कहाँ से मिलता है? किसका लिवर लगाया जाता है? इससे जुड़े जो तमाम सवाल हैं आप सभी के मन में, उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए इस पॉडकास्ट को हमने अरेंज किया है, जिसमें हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं डॉक्टर मुकुल रस्तोगी, जो कि डायरेक्टर है हेपेटोलॉजी और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट में लिवर ट्रांसप्लांट, फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, इस सेशन के जरिए हम लोग लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यही बताइए कि किसी भी इंसान में ऐसी क्या कंडीशंस हो जाती हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ जाती है? थैंक यू मेघा जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड लिवर शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, और वो राइट
साइड में होता है और राइट प्लेस पे होता है, एंड इट इज ऑल्सो द लीवर ऑफ द बॉडी. यू नो, लिवर इज द लीवर ऑफ द बॉडी, मीन्स इट द बॉडी इज मोबिलाइजिंग, मतलब बॉडी हमारी लिवर के अराउंड ही घूमती है. तो इससे ये मतलब है कि इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, क्योंकि इसके 100 से ज़्यादा भी फंक्शंस होते हैं. जैसे ब्लड की सफाई करना, बाइल बनाना, बाइल जूस जो होता है उससे सारा डाइजेशन होता है, प्रोटीन, फैट, सब विटामिन्स, सब चीज़ों का, ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन, फिर मेटाबॉलिज्म है, उसके अलावा सारे कोगुलेशन फैक्टर्स हैं. अगर लिवर ठीक नहीं होगा तो कहीं से भी ब्लीडिंग शुरू हो सकती है. हमारा जो ब्लीडिंग टाइम है, परफॉर्मेंट टाइम है, क्लॉटिंग टाइम है, ये सारा लिवर से ही कंट्रोल होता है. दूसरी चीज़, लिवर की एक बहुत ही खूबी है कि लिवर रीजनरेट करता है. अच्छा. दैट इज द ओनली ऑर्गन विच कैन रीजनरेट. सपोज आप किसी एक बॉल को काटेंगे तो वो वापस बढ़ के वापस हो जाए. सिमिलरली अगर आप अपने लिवर को काटेंगे, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट में 60% ऑलमोस्ट लिवर लिया जाता है किसी और का, डोनर का. हाँ. तो वो 40% जो रह जाता है वो वापस 60% ग्रो कर जाता है अगेन. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ लिवर. लिवर इज हैविंग द कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन. तो मैं ये कहूँगा कि जब भी कोई इंसल्ट होती है लिवर में तो इमीडिएटली खराब नहीं होता, धीरे धीरे वो डेली बनता है, डेली टूटता है, डेली बनता है. प्रॉब्लम होती है, फिर रीजनरेट करता है. तो एक लिमिट से ज़्यादा है, जब रीजनरेट प्रोसेस उसकी ख़त्म हो जाती है, कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, तो उस स्थिति में हमको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है. कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लिवर की डिजीज़ के, जो भी इंसल्ट हुई लिवर को, जब वो रीजनरेट नहीं कर पाया, अपनी कैपेसिटी उसने हार गया, तो फिर उस केस में हमको लिवर ट्रांसप्लांट की नीड होती है. तो कौन सी फिर वो लिवर की बीमारियां हैं जिनमें जो लास्ट ऑप्शन होता है वो लिवर ट्रांसप्लांट का होता है? देखिए, लिवर की जो इंसल्ट्स होती हैं, जैसे हम अगर देखें तो आज मुख्य कारण जो भारतवर्ष में 2 मुख्य कारण हैं. एक तो अल्कोहल एंड सेकंड ओवरवेट. ओवरवेट अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें हमारे लिवर को नुकसान बहुत, फैट डिपोजिशन लिवर में हो जाता है और ग्रेजुअली लिवर का फंक्शन डिस्टर्ब होता है, लिवर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, लिवर में फाइब्रोसिस हो जाती है और अल्टीमेटली लिवर में सिरोसिस हो जाती है. और उसके बाद तो दिस इज ए सीक्वेंस. पहले फैटी लिवर होगा, फिर स्टेटोहेपेटाइटिस होगी, फिर फाइब्रोसिस होगी एंड देन सिरोसिस होगी. सिरोसिस मीन्स इट इज ए इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ द लिवर. नहीं बदला जा सकता. दैट विल नॉट रिवर्स. अगर एक बार सिरोसिस हो गया तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते. तो उसमें जब कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं तो फिर हमको ट्रांसप्लांट की नीड होती है. तो मैं ये कहूँगा कि आज कोई इंसल्ट हुई है तो कुछ कारण ऐसे होते हैं जो इमीडिएटली ट्रांसप्लांट के लिए बताते हैं कि अभी कर लीजिए. और कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जो ग्रेजुअली लिवर को डैमेज करते हैं. ओवर ए पीरियड ऑफ 10 years 15 years पेशेंट रिक्वायर्ड लिवर ट्रांसप्लांट. तो डॉक्टर, जैसे अगर किसी का लिवर खराब हो गया हो तो कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं बॉडी में जो आप लोग या हम भी देख करके समझ सकते हैं कि हाँ ये लिवर की खराबी की निशानी है? लिवर की खराबी में जो मेन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ या साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज होते हैं, एक तो क्या होता है कि जब भी लिवर में स्वेलिंग आएगी तो एकदम से भूख लगनी बंद हो जाएगी. हाँ, लॉस ऑफ एपेटाइट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ लिवर डिजीज. पेशेंट को नोजिया रहेगा, वॉमिटिंग रहेगी, फिर धीरे धीरे वीकनेस, जब नहीं खाएंगे तो वीकनेस हो जाएगी. फटीग रहेगा. फटीग मीन्स थकावट, बहुत थकावट हो जाती है लिवर के पेशेंट को. येलोनेस हो जाती है, बॉडी येलो हो जाती है, जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है. और जब आगे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे, तो उस सिनेरियो में पैरों में सूजन आ जाती है, फिर ग्रेजुअली पेट में पानी आ जाता है, पेट फूल जाता है, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एसाइटिस कहते हैं. और उसके अलावा किसी पेशेंट को ब्लड की वॉमिटिंग और मोशन में ब्लड आना, ये सारी प्रॉब्लम. हाँ, ये सारी प्रॉब्लम होती हैं. कुछ पेशेंट बेहोश भी हो जाते हैं और कुछ पेशेंट्स में लिवर सिरोसिस जब हो जाती है तो उसमें कैंसर भी डेवलप हो जाते हैं. लिवर कैंसर. तो ये सारे इसके साइन एंड सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस हैं.
जैसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जिससे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब भी ऐसा कोई सिम्टम आए हम्म, तो हमारे लिवर को हमें चेक कराना चाहिए। दूसरा, आजकल कुछ मेटाबॉलिक लिवर डिजीजेज हैं, जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज़ है या किसी को किडनी प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ऐसे सिनेरियो में हमको अपना लिवर भी चेक कराना चाहिए, क्योंकि ये जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है, ये मेटाबॉलिक डिजीज़ हमारे लिवर को अफेक्ट करती है। तो समटाइम हमको पता नहीं रहता है कि हमारा लिवर भी अफेक्टेड है बिकॉज ऑफ द शुगर, बिकॉज ऑफ किडनी डिजीज एंड अदर। तो उस सिनेरियो में, और कुछ पेशेंट जिनका ओवरवेट होता है, जिनके लिवर में फैट होता है 5% से ज़्यादा, नॉर्मल इज 5%, सपोज लिवर वेट इज 1500, मतलब अगर किसी का लिवर 1500 ग्राम का है, तो अगर उसमें 10% फैट जमा हो जाए, मीन्स 150 ग्राम फैट अगर हो जाता है, तो वो फैटी लिवर डिजीज में आ जाता है। तो उससे कम होता है तो उसमें फैटी लिवर डिजीज 5% से कम होती है तो नहीं होती है। तो धीरे धीरे ये फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है फैटी लिवर डिजीज की वजह से। तो उन लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए, या जिनका एक इंडेक्स होता है जिसमें हाइट और वेट का रेशियो होता है, तो उसमें अगर किसी का सपोज वेट 70 kg है एंड हाइट इज 170, दैट इज ओके। सो 170 माइनस 100, 70 आ गया तो वो आइडियल वेट है बेसिकली। मतलब हाइट का 100 माइनस आपका वेट, हाँ, हाइट में से, हाइट इन सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस 100 शुड बी योर वेट। वेट, ओके। आपकी हाइट कितनी है? आई थिंक 5'2". 5'2", तो 5'2" का मतलब हुआ कि 155 आपका वेट, आई थिंक 54-55 के अराउंड। तो यू आर एट आइडियल वेट। सो 155 माइनस 100 शुड बी योर आइडियल वेट। ये नॉर्मल। लेकिन जिनकी फैमिली हिस्ट्री में फैटी लिवर होता है तो उनको 100 की जगह 105 माइनस करना पड़ता है। अच्छा। तो दीज आर द सटल मार्कर्स बाय विच वी कैन से कि आपका लिवर अफेक्टेड है। बिल्कुल। जैसे किसी की फैमिली हिस्ट्री में अगर डायबिटीज हो, क्योंकि जीन्स पेरेंट्स से आते हैं, कैरी फॉरवर्ड होते हैं, या किसी का ओवरवेट हो, वेट ज़्यादा हो, बीएमआई ज़्यादा हो, या किसी का जो वेस्ट हिप रेशियो है, वेस्ट हिप रेशियो का मतलब वेस्ट और हिप का रेशियो अगर 0.7 से ज़्यादा हो फीमेल में, तो डेट मीन्स उनको फैटी लिवर डिजीज होने के चांसेस हैं। डेट मीन्स दे आर हार्बरिंग लिवर डिजीज। ओके। कुछ पेशेंट सोचते हैं कि मैं सुबह ठीक से निकला काम पे, लेकिन दोपहर तक मैं थक गया। सो थकावट, फटीग इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ लिवर डिजीज। हमें लिवर डिजीज के लिए सीधे पीलिया नहीं देखना है। These are the changes which should not be ignored, and whenever these symptoms or signs are there, patient should consult a liver doctor for the liver checkup. बिल्कुल, ये आपने जो मार्कर्स और पैरामीटर्स बताएं, ये आई थिंक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं कि अपनी हाइट से कैसे वो पता लगा सकते हैं कि उनका आइडियल वेट कितना होना चाहिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो चेक कर सकते हैं कि लिवर से रिलेटेड कोई बीमारियां तो नहीं है। तो डॉक्टर, आपने जितने भी यहाँ पे हमें सिम्टम्स बताया और जो भी मार्कर्स और पैरामीटर्स बताएं, तो अगर समझ में आ गया किसी को कि हाँ उन्हें सिम्टम्स दिख रहे हैं, डॉक्टर के पास गए, चेक करा लिया, अब उनका लिवर अफेक्ट हो चुका है, वो कौन सा लास्ट स्टेज होता है जब आप लोग रिकमेंड करते हैं कि अब लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, और क्या उससे पहले डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस से उनको ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में बताइए। ओके, सो वंस फटीग सिम्टम या जो भी ओवरवेट का है या लॉस ऑफ एपेटाइट का है या जॉन्डिस का सिम्टम है, तो देन वी हैव टू डायग्नोज कि लिवर डिजीज है कि नहीं। सो उसके लिए बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है, एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हम लोग SGPT कराते हैं। SGPT इज ए लिवर फंक्शन टेस्ट। तो बहुत महंगा नहीं है, 25-30 रुपए में हो जाता है। अच्छा। तो अगर किसी की लिवर की हेल्थ देखनी है तो हमको वो टेस्ट करना काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अगर उसकी सपोज नॉर्मल एडल्ट के अंदर, मेल्स के अंदर 30 वैल्यू होती है अगर SGPT की, अगर किसी की वो वैल्यू 60 हो जाए, 70 हो जाए या 80 हो जाए, डेट मीन्स कि लिवर के अंदर कुछ ना कुछ क्रॉनिक, धीरे धीरे क्रॉनिक कोई इंसल्ट है जो कि उसको लिवर को धीरे धीरे, मैंने बताया कि लिवर खराब होने में 8 से 10 साल 12 साल लगते हैं। तो अगर हमें टाइमली पता लग जाए तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं।
बट एक बार जब सिरोसिस डेवलप हो गई तो उसको रिवर्स करना मुश्किल होता है। तो एक एसजीपीटी का टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड। ये दो जरूरी हैं। अल्ट्रासाउंड एक ऐसा टेस्ट है जो कि हर जगह मिल जाता है और इट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी कॉस्टली। 600 500 600 रुपए में एक अच्छा अल्ट्रासाउंड हो जाता है। तो उसमें आप अगर देखेंगे कि बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जिसमें फैटी लिवर ग्रेड 1, किसी को ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, तो डेट मीन्स कि उनके अंदर फैट डिपोजिशन काफ़ी ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा है, और उनका ओवरवेट भी है, उनका वेस्ट हिप रेशियो भी डिस्टर्ब है, उनका हाइट और वेट का भी जो इंडेक्स है वो भी डिफर है, उनकी एसजीपीटी भी हाई है। तो एक बन जाएगा, एक प्रॉपर सीक्वेंस बन जाएगी कि अब इनको लिवर की प्रॉब्लम है और हमें लिवर चेक कराना चाहिए, और उसके अलावा कुछ नॉन इन्वेजिव टेस्ट भी होते हैं लिवर हेल्थ के लिए। वो करना वंस यू डायग्नोज कि ये लिवर डिजीज है, हमको अदर कॉजेज भी रूल आउट करने पड़ते हैं। सपोज किसी को फैटी लिवर नहीं है तो और कॉजेज में क्या है, जैसे अल्कोहल ले रहे हैं, अच्छा, तो अल्कोहल भी एक फैटी लिवर Factor डिजीज है। का कारण है। फिर किसी को वायरल हेपेटाइटिस होता है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, जिसको जो कि क्रॉनिक इन्फेक्शन लिवर का करती हैं, लिवर में स्वेलिंग करती हैं, तो उसमें फैटी लिवर डिजीज में फैट डिपॉजिट होता है। लेकिन वायरल हेपेटाइटिस के अंदर स्टार्ट इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है डायरेक्टली, और इन्फ्लेमेशन वही सीक्वेंस, फाइब्रोसिस एंड देन सिरोसिस। सिरोसिस हो गया तो वो इरिवर्सिबल होती है। तो सिरोसिस होने से पहले ही अगर हम किसी को ट्रीटमेंट देके रोक लें, हॉल्ट द प्रोसेस, स्टेटोसिस, इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस की प्रोसेस को रोक लें, फाइब्रोसिस पे रोक लें, तो लिवर की सारी बीमारियां रिवर्स हो जाती हैं। तो हाँ, जो आपका क्वेश्चन था कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं जिसके लिए हमें आगे, तो जैसे जब एक बार सिरोसिस हो गया तो उस केस में बिलिरुबिन भी ज़्यादा होता है, जॉन्डिस होता है। एल्ब्यूमिन, जो लिवर का फंक्शन होता है, एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन बनाने के लिए, तो वो प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस होता लिवर से। जब इल लिवर है तो प्रोटीन एल्ब्यूमिन नहीं बनेगा, और एल्ब्यूमिन की सोर्स बॉडी में सिर्फ लिवर ही है। या तो एग एल्ब्यूमिन में होगा या फिर लिवर बनाएगा। तो लिवर अगर एल्ब्यूमिन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा तो उस सिनेरियो में पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी, पेट में पानी आ जाएगा, डीप जॉन्डिस हो जाएगा, ब्लड की वॉमिटिंग आएगी, गम ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, नाक से ब्लड आ सकता है क्योंकि कोगुलेशन फैक्टर डिस्टर्ब हो जाता है, कोगुलोपैथी हो जाती है। कुछ पेशेंट्स में जब लिवर, मैंने आपको बताया कि इट इज़ हैविंग लॉट ऑफ फंक्शन, सारा लिवर का काम फिल्ट्रेशन, सफाई का काम है। तो जब लिवर बाईपास हो जाएगा, लिवर हार्ड होने की वजह से लिवर में ब्लड ना जाके वो बाईपास हो जाएगा, तो वो सारा जो डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाया है तो वो सारा ब्लड टॉक्सिन वाला ब्रेन में जाएगा, उसमें अमोनिया बढ़ जाता है। तो लिवर की बीमारियों में अमोनिया बढ़ जाता है और अमोनिया ब्रेन में अटैक करता है, जिसकी वजह से एक हेपेटिक कोमा कहते हैं जिसको। कोमा तो अलग बीमारियों से होता है, लेकिन लिवर की वजह से भी एक कोमा होता है जिसको हम हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, हेपेटिक मीन्स लिवर, तो लिवर से एंसेफेलोपैथी होती है या लिवर से की वजह से कोमा होता है, जिसको हम हाई अमोनिया स्टेट की वजह से होता है, और कुछ केसेस में कैंसर बनता है। तो दीज आर ऑल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लिवर डिजीज। किसी को ब्लड वॉमिटिंग, ब्लैक मोशन, तो अब कभी भी ऐसा कुछ हो तो वो अलार्मिंग साइन है जिसकी वजह से हमें एक लिवर स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा कुछ कारण होते हैं लिवर की बीमारी के, जैसे ड्रग्स, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं, बिकॉज जितनी भी मेडिसिन हैं वो सारी लिवर में ही मेटाबोलाइज होती है, तो वो ड्रग्स भी लिवर को अफेक्ट करती है, तो उस सिनेरियो में भी सॉर्ट ऑफ मेडिसिन, हाँ, वो भी दिक्कत कर सकती है। तो उसमें भी लिवर के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर, जैसे अगर किसी पेशेंट को अब बोल ही दिया गया है कि लिवर ट्रांसप्लांट ही आखिरी रास्ता उनके पास बचा हुआ है, तो लिवर ट्रांसप्लांट करने से पहले उस पेशेंट में कुछ चीज़ें चेक की जाती हैं कि उनमें कुछ घटा बढ़ा तो नहीं है, या क्या पैरामीटर्स देख करके किसी भी पेशेंट में लिवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी को आगे प्रोसेस किया जाता है? वंस वी डिसाइडेड कि भाई अब लिवर ट्रांसप्लांट इज द सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट, लिवर की जो कैपेसिटी है रीजनरेशन की वो अब एग्जॉस्ट हो गई है, तो देन वी हैव टू सेलेक्ट द पेशेंट कि ये पेशेंट हमारा ट्रांसप्लांट के लिए फिट है, नहीं है, ट्रांसप्लांट करने से और नुकसान तो नहीं हो जाएगा, तो वो सारी फिटनेस उनकी देखनी पड़ती है। वो कैसे देखते हैं आप लोग? उसको असेसमेंट के लिए वी हैव टू सी द अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी,
अच्छा, बिकॉज लिवर की सर्जरी बहुत जटिल सर्जरी है, ओके, काफ़ी डिफिकल्ट सर्जरी है, इट इज़ नॉट वेरी इजी। तो उस सिनेरियो में वी हैव टू सी द फिटनेस ऑफ द अदर ऑर्गन्स। ओके, तो सबसे पहले तो लिवर में ही देखेंगे हाँ, कि लिवर की, अगर सपोज कोई लिवर में कोई कैंसर है, उसके लिए ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कैंसर लिवर से बाहर तो नहीं है। किसी और ऑर्गन में तो नहीं हाँ, तो फैला है। उसको हम नहीं कर सकते ट्रांसप्लांट। अच्छा, ओके, नंबर 1। नंबर 2, एज देखना होता है पेशेंट का, कि पेशेंट की यूजुअली जो एज है ट्रांसप्लांट वाली, मिनिमम तो कुछ भी हो सकती है। 2 महीने के बच्चे का भी हमने ट्रांसप्लांट किया है, 3 महीने के अच्छा, बच्चे का। और मैक्सिमम जो एज है वो यूजुअली 67-68 उससे तक ज्यादा की एज नहीं। फिट ठीक रहता है, क्योंकि उसके बाद ना अदर ऑर्गन्स अफेक्टेड, सपोज किसी का हार्ट वीक है और हम्म, इतनी बड़ी सर्जरी है, उनका हार्ट नहीं उसको टॉलरेट सपोर्ट कर कर पा सकता रहे है, सपोर्ट नहीं दे पाएगा, तो ऐसे सिनेरियो में ट्रांसप्लांट नहीं पॉसिबल किया नहीं है। है। तो वी हैव टू रूल आउट हार्ट डिजीज, जैसे किसी को हार्ट की पंपिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्ट की पंपिंग कम तो नहीं है, तो उसको ठीक करके फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है। अच्छा, किसी को अगर लंग्स की प्रॉब्लम है, तो किसी को अस्थमा है, या किसी को वो उसको करेक्ट करके फिर कर सकते हैं। अस्थमा में ट्रांसप्लांट होते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है। अस्थमा में लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हम्म, तो कहने का मतलब ये है कि बाकी ऑर्गन्स की हेल्थ भी देखनी, जैसे किसी को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, तो वी हैव टू कंट्रोल डायबिटीज उसके एंड डू बाद, द ट्रांसप्लांट। ओके, ओके, सो हेल्थ ऑफ द एज ऑफ द पेशेंट, अदर ऑर्गन हेल्थ, कि बाकी ऑर्गन्स कैसे हैं, जिससे कि वो उस सर्जरी को टॉलरेट कर पाएंगे कि नहीं। नहीं कर पाए। एंड डेफिनेटली वी हैव टू सी द बर्डन ऑफ डिजीज, कि बर्डन ऑफ डिजीज इतना ज़्यादा तो नहीं है कि आउटकम उसके ट्रांसप्लांट के बाद कम हो। करेक्ट। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमको उसकी फिटनेस देखनी बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारा रेसिपिएंट है, हमें बॉडी के इन्फेक्शंस रूल आउट करने पड़ते हैं, कि बॉडी में कहीं पे कोई पस का जमाव तो नहीं है, सपोज कोई टॉन्सिलाइटिस तो नहीं है, डेंटल एब्सिस तो नहीं है, या और स्प्लीन में, लिवर में एब्सिस तो नहीं है, क्योंकि हम ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं। और ट्रांसप्लांट के बाद फिर हम बॉडी को, इम्यूनिटी को डाउन करते हैं, इम्यूनो सप्रेशन देते हैं, तो उसमें कोई भी हिडन इन्फेक्शन है वो फ्लेयर ना हो जाए आफ्टर द ट्रांसप्लांट। सो यू हैव टू रूल आउट ऑल इन्फेक्शंस, you have to rule out cancers outside the liver, you have to see the heart fitness, you have to see the lungs fitness, whether वो बियर कर पाएंगे कि नहीं नहीं कर सर्जरी को, पाएंगे। वो सब देखने के बाद ही लिवर ट्रांसप्लांट की डिसीजन लिया जाता है और रिसिपिएंट को आगे मूव किया जाता है। ओके, तो डॉक्टर, इंडिया में लिवर ट्रांसप्लांट के सक्सेस और फेलियर रेट के चांसेस अभी कितने हैं? इट डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट, ओके, अगर पेशेंट अच्छी हेल्थ में है, if a patient in good health to receive the liver transplant, then definitely post transplant survival is good. गुड, Okay, number 1. Number 2, it depends upon the stage of the disease also. Suppose patient is having some infection, patient is on ventilator, patient is on dialysis, अगर उसको दूसरे ऑर्गन की सपोर्ट है पेशेंट को लिवर के अलावा, तो उस केस में लिवर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स भी सफर होंगे, बिकॉज देयर इज प्रॉब्लम इन द अदर ऑर्गन, करेक्ट। पेशेंट सपोज इज ऑन वेंटिलेटर, या पेशेंट कोमा में है, आप उसका ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, या पेशेंट को माइल्ड इन्फेक्शन है, या पेशेंट को डायलिसिस की नीड चल रही है, तो ऐसे सिनेरियो में ट्रांसप्लांट के सफ़र करता है। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं है, कोई दूसरा ऑर्गन फेलियर नहीं है, तो ट्रांसप्लांट का जो इमीडिएट सर्वाइवल है ऑलमोस्ट 96% होता है। दैट मीन्स कि आउट ऑफ 100 पेशेंट 96 विल रिमेन इन गुड हेल्थ इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसप्लांट। 4 लोग जो 4 लोग सफर करते हैं, एंड दैट इज द रिस्क फॉर एवरी सर्जरी। करेक्ट। अगर मैं आज कोई और हार्ट सर्जरी भी कराऊंगा, या मैं कोई लंग्स की सर्जरी कराऊंगा, या किडनी की सर्जरी कराऊंगा, तो ये 4%, इवन कुछ छोटी सर्जरी भी कभी कभी प्रॉब्लम करती हैं, तो ये तो अपने आप में एक बड़ी सर्जरी है। तो 96% इमीडिएट सर्वाइवल है, और ऑलमोस्ट जो हमारा 1 ईयर सर्वाइवल हमारे यहाँ का जो डेटा है वो कहता है कि ऑलमोस्ट 93-92% 1 ईयर सर्वाइवल है, ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years 85%। सो वंस 5 years
ये निकल गए तो फिर उसके बाद तो नॉर्मल। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो जैसे अगर किसी पेशेंट में लिवर ट्रांसप्लांट किया जा रहा है तो उस दौरान में उनके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं, जो ऑपरेशन या सर्जरी का प्रोसेस है, एक बार थोड़ा सा उसको बताइए। इसमें बेसिकली लिवर ट्रांसप्लांट में 2 सर्जरी होती है। एक तो रिसिपिएंट, जिनको लिवर लगाया जाता है उसको रिसिपिएंट कहते हैं, ठीक है। और जिनसे लिवर लिया जाता है उनको हम डोनर कहते हैं। हैं। तो पहले मैं रिसिपिएंट का बता देता हूँ। जो रिसिपिएंट का तो सारा ही लिवर खराब है, ऐसा नहीं है कि एक पोर्शन ही निकालना है, होल ऑफ द लिवर ऑफ द रिसिपिएंट पूरा निकालना रिमूव, पड़ेगा। वो पूरा का पूरा ही हटाना पड़ता है। ओके। ठीक है। दूसरा जो डोनर लिवर है, अब डोनर की फिटनेस इज इम्पोर्टेंट, कि डोनर की एज शुड बी बिटवीन 18 to 50। 50 के ऊपर डोनर बहुत कम चांसेस में लेते हैं कि भाई वो है, इमरजेंसी है, कोई और डोनर अवेलेबल नहीं है, देन 51 52, बट इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक। और जो लोअर रेंज है वो 18 से ऊपर, जिससे कि वो कंसेंट दे सकता है, और 50 से नीचे। दूसरा वो हेल्दी होना चाहिए, ये हम लाइव डोनर की बात कर रहे हैं। हेल्दी, रिलेटिव एंड ब्लड ग्रुप कंपेटेबल। जैसे सपोज किसी का ग्रुप ओ है रिसिपिएंट का, तो डोनर का ग्रुप भी हमको ओ ही बेटर है। अच्छा, तो ये ए बी और ए बी के साथ ए बी किसी का भी ले सकता है, जैसे ए बी इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो वो किसी का अगर रिसिपिएंट ए बी है तो वो एनी ग्रुप कैन बी, ग्रुप का लिवर ले सकता है। लेकिन ओ का तो ओ ही लेगा, बी का बी ही लेगा, या ओ दे सकता है बी। अच्छा, ओ किसी को भी दे सकता है, ओ किसी को भी, और ए बी किसी से भी ले सकता है। ए बी किसी से भी ले सकता है। ओके, ठीक है। तो इसमें जो सिलेक्शन ऑफ द डोनर होता है वो बेसिकली एक तो ब्लड ग्रुप डिपेंडेंट होता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप नहीं लग रहा है तो आजकल इतना रिसर्च इनोवेशन वो हो गया है जिसमें दूसरे ग्रुप का भी लिवर लगाया जा सकता है, तो उसकी प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो जाती है। उसमें उनकी जो एंटीबॉडीज होती हैं उनके ब्लड के अगेंस्ट में, उनकी फिल्टर करके उनको क्लियर करना पड़ता है। ठीक है। जिस प्रोसेस को हम प्लाज्माफेरेसिस कहते हैं, और एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे नई एंटीबॉडी टाइटर्स ना बने। ठीक है, बट उसको सेपरेट टॉपिक हो गया। हम बात कर रहे हैं नॉर्मली ब्लड ग्रुप कंपेटेबल वाले का सिलेक्ट करते हैं। और जो लाइव डोनर होता है वो हेल्दी होना चाहिए, उनको पहले से कोई ऐसी फैटी लिवर डिजीज वगैरह नहीं होनी चाहिए। उनका जो लिवर है, लिवर की 2 लोब होती है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। ठीक है। तो राइट लोब यूजुअली एडल्ट्स में ली जाती है, ऑलमोस्ट 60% लिवर लिया जाता है। ठीक है। और बच्चों में जो है वो लेफ्ट लोब से हो जाता है। लेफ्ट लोब इज रिलेटिवली स्मॉलर देन द राइट लोब। तो आधा लिवर लिया जाता है। वो आधा लिवर लेके, जैसे सपोज राइट साइड का लिवर लिया है और वो राइट एरिया में इस जगह पे फिट किया जाता है। अच्छा। तो उसको प्रोसेस में क्या होता है कि जो जिससे अटैच होता है रिसिपिएंट का जो लिवर होता है वो आर्टरी, वेन और डक्ट। आर्टरी मीन जिसमें खून की सप्लाई होती है, वेन्स में जिसमें गंदा ब्लड, और एक पोर्टल वेन होती है जो मेन वेन होती है लिवर में, सारा न्यूट्रिशन और जितना भी बॉडी का है वो सब उधर ही सप्लाई करता है। ठीक है। तो जब उन तीनों को कट करते हैं तो जो डोनर का लिवर है उनकी भी तीनों चीज कट करते हैं। तो जो डोनर का लिवर लगा है इधर, और उसके साथ जो आर्टरी वेन डक्ट आ रही है, वो रिसिपिएंट की आर्टरी वेन डक्ट से उसको जोड़ दिया जाता है। ओके। तो कट जो लगता है वो बहुत बड़ा कट लगता है, छोटा कट लगता है? लिवर का कट तो बड़ा ही आता है। जो रिसिपिएंट में, अच्छा, जो पेशेंट है डालना होता है, जिनके, लेकिन आजकल लेप्रोस्कोपिक डोनर सर्जरी होती है, तो उसमें जो डोनर को कट आता है वो नीचे की तरफ आता है, जो दिखता भी नहीं है। ओके। यहाँ नहीं काटना पड़ता, नीचे कट करना होता है, नीचे करना होता है। तो लेप्रोस्कोपिक डोनर सर्जरी भी आजकल काफ़ी हमारे यहाँ भी हो रही हैं, एंड वी डिड काफ़ी नंबर में हमने किया है। तो उसमें उससे फिर एक दूसरे को अटैच करके और फिर एकदम से सप्लाई छोड़ते हैं, जिससे कि जो लिवर निकाला है उसमें एकदम से ब्लड जाए, और फिर वो ब्लड को, जो रिसिपिएंट का ब्लड है, उसको फिल्टर करे। तो इसमें जो आपने जैसे बताया कि कट जो है वो अलग अलग जगह भी लग सकता है, डोनर के आपने बोला है नीचे, और जो रिसिपिएंट है उनका, रिसिपिएंट के मेनली इधर ही लगता है। हाँ। और डोनर के भी मोस्ट ऑफ द केसेस में राइट साइड में, राइट, इसको कहते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, और इधर कट लगता है। तो लेकिन जो डोनर चाहते हैं कि नहीं मुझे वो कट नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ द कॉस्मेटिक रीजन और व्हाट एवर इज द रीजन, तो उनको लेप्रोस्कोपिक डोनर सर्जरी का हम लोग ऑप्शन देते हैं। इफ दे एग्री देन वी विल गो फॉर दैट।
तो जो स्कार रहता है लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी में, वो फिर क्या पूरी लाइफ टाइम रहता है कि विद टाइम हील हो जाता है वो? देखिए, स्कार तो रहेगा, कोई भी कट लगाएंगे उसका स्कार तो रहेगा, रहेगा। फिर बॉडी की प्रोसेस होती है उस स्कार को हील हील करने करने की, बट उसका मार्क तो रहेगा ही। रहेगा, ओके। तो जैसे डॉक्टर, डोनर फिर हम लोग एग्जैक्टली डिसाइड कैसे करें? अगर लेट सपोज आपके पास कोई पेशेंट आया जिसको लिवर ट्रांसप्लांट करने की नीड हो गई, तो आप उनके क्या रिलेटिव्स देखते हैं, फ्रेंड्स देखते हैं, या किसी ने ऑलरेडी अपना ऑर्गन डोनेट किया होता है तो उससे लिवर लेते हैं, या फिर जो आप लोग बताते हैं कि ब्रेन डेड करके जो होते हैं वैसे, तो तो एग्जैक्टली किससे लिवर लिया इससे जाता है? वेरी गुड क्वेश्चन। हम्म, जो लिवर डोनेशन है वो लाइव डोनर से भी होती है और कैडेवर डोनर से। ब्रेन डेड मीन्स कैडेवर। कैडेवर, ठीक है। तो जिनका एक्सीडेंटल केस है या जिनका ब्रेन डेड हो गया है बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, हम्म, तो उन केसेस में क्या है कि बाकी ऑर्गन्स वर्क करते हैं, ओके। तो उसमें ब्रेन वर्क नहीं करता है, हार्ट वर्क करता है, लिवर वर्क करता है, किडनी वर्क करती है। तो एक कैडेवर काफ़ी ऑर्गन्स डोनेट कर सकता है, जिसमें आइज़ भी होती हैं, हार्ट भी होता है, लिवर भी जो होता है वो होल लिवर भी लगा सकते हैं किसी को, वरना दो पार्ट में भी दो जनों को दे सकते दे हैं। सकते हैं। दूसरा, किडनीज दो होती हैं तो दो किडनी हो जाती है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 14-15 ऑर्गन्स कैन बी डोनेटेड। डोनेटेड। स्किन भी है, पेंक्रियाज भी है, फिंगर्स भी हैं, तो डोनेशन काफ़ी चीज़ों का हो जाता है। तो जो कैडेवर डोनर होता है उसमें देखा जाता है कि अगर ओ का कैडेवर है तो ओ वाला यूजुअली ओ को ही डोनेट करते ओ हैं, ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप को ही डोनेट करते हैं, क्योंकि वैसे वो यूनिवर्सल डोनर हो गया, हाँ। लेकिन ओ डोनर कम मिलता है, तो इसलिए ओ वाले को प्रायोरिटी जो है ओ रिसिपिएंट के लिए ही रहती है। दी जाती है, ठीक है। अगर ओ नहीं है तो लिस्ट में हमारे पास अगर और डोनर, हम लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट मेंटेन करते हैं कि इनके पास लाइव डोनर नहीं है बट इनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, रिसिपिएंट की बात कर रहे हैं, तो उन केसेस को हम एक लिस्ट बना लेते हैं और वो उसका नोटिफिकेशन नोटो में होता है। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इधर एम्स के पास है, सफदरजंग के पास, दिल्ली की, अच्छा। नॉर्थ इंडिया की। तो वहाँ पे ऑर्गन रजिस्ट्रेशन कराया जाता है कि भाई हमको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, और कोई भी अगर ब्रेन डेड डोनर दिल्ली एनसीआर में मिलता है तो हमको बताया जाए, जिससे कि हम उस सेंटर पे जाके या जिस सेंटर का नंबर है वहाँ जा करके हम अपनी सर्जरी करा लें। और ये प्रोसेस कितने दिन में हो जाता है मोस्टली? मैडम, इसमें टाइम लगता है क्योंकि ये इसमें कैडेवर जनरेट होना थोड़ा डिफिकल्ट है, मुश्किल हो जाता है, और दूसरा कैडेवर डोनेशन अवेयरनेस में भी प्रॉब्लम है। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो एवरीबडी इज फैमिली इज नॉट वेरी कीन टू डोनेट ऑर्गन्स ये बहुत थोड़ा है इंडिया में, आई जी, थिंक। हाँ, तो इसलिए ब्रेन डेड में ओ का है तो ओ को देंगे, वरना जो ग्रुप है बी का है तो बी को देंगे। ठीक है। ठीक है, ब्लड ग्रुप तो के हिसाब से। सेम के हिसाब से। तो एक प्रोसेस होती है हमारी ब्रेन डेड डोनर वाली, एक होती है लाइव donor। वाली। तो लाइव वाले का मैंने आपको क्राइटेरिया बताया कि वो 18 से 50 के बीच में होएगा, ब्लड ग्रुप कंपेटेबल होएगा, हेल्दी और रिलेटेड। रिलेटेड का मतलब होता है कि फर्स्ट डिग्री रिलेटेड। फर्स्ट डिग्री रिलेटेड में पेशेंट के बच्चे, भाई बहन, ये फर्स्ट डिग्री में पेरेंट्स। ओके। सो ये फर्स्ट डिग्री में आते हैं, जिसमें पेरेंट्स, मम्मी पापा, अगर वो 50 से नीचे हैं तो उनको कोई बीमारी नहीं है तो वो भी दे सकते हैं। फिर पेशेंट की जो भाई Siblings होते हैं। हैं, वाइफ होती हैं, बच्चे, अगर बच्चे 50 से ऊपर हों, 18 से ऊपर हों हाँ। तो वो दे सकते हैं, 18 से ऊपर वाले दे सकते हैं, 18 से 50 मतलब ये एज बीच ग्रुप में का दे है। सकते हैं। लड़कियां भी दे सकते हैं, लड़के भी दे सकते हैं। ठीक है, ये रिलेटिव का हो गया जो आपने बोला फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट डिग्री। हाँ। सेकंड डिग्री में जैसे कि मान लीजिए भाई का नहीं है तो भाई के बच्चे हो गए, अच्छा। है ना, या बहन के बच्चे हो गए, अच्छा। या फर्स्ट कजन हो गए, ओके। चाचा ताऊ के बच्चे हो गए, तो वो लोग सेकंड डिग्री में आ दे गए। सकता है। तो यही दो होती हैं जिसमें हमारा लॉ अलाउ करता है कि जो लाइव डोनर है, लाइव डोनर जो है वो हम अपनी फैमिली से ही ले लेंगे। सकता है। हमें उसमें किसी आप दूसरी फैमिली से या उसको नहीं ले सकते। जैसे कोई दोस्त हमें वगैरह करने में- है तो वो नहीं दे जी, सकते। जैसे कोई दोस्त वगैरह है। दोस्त वगैरह है, वो लिवर तो ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि लॉ नहीं अलाउ करता है कि हाँ, आप वही। दूसरी फैमिली का डोनर लेके और लिवर जो है लगा ट्रांसप्लांट कराएं। सकता है। ओके। रह गई बात ब्रेन डेड डोनर में, तो ब्रेन डेड डोनर तो अनरिलेटेड ही होता है। हाँ, तो वो तो जिसको जब मिला, जिसका जैसे प्रायोरिटी पे नंबर आया, हम्म, तो उसको ऑर्गन बता दिया जाता है कि भाई आप रेडी रहें और ऐसे ऐसे है, तो फिर उनको ऑर्गन दिया जाता है। ओके। तो ये जो पूरा प्रोसेस है लिवर ट्रांसप्लांट का, एग्जैक्टली
कितने देर का होता है, कितना ड्यूरेशन लगता है फ्रॉम स्टार्ट टू, अगर एंड हम समझना चाहें तो टाइम कितना लगता है लिवर ट्रांसप्लांट पे? जैसे मैंने आपको बताया कि 2 सर्जरी होती है, हम्म, एक तो पेशेंट की सर्जरी होती है, एक डोनर की डोनर की सर्जरी होती होती है, है। तो 2 साइमल्टेनियस ऑपरेशन थिएटर चलते हैं एक ही साथ? एक साथ, ओके। क्योंकि टीम काफ़ी लंबी होती है, हम्म, जिसमें ऑलमोस्ट 6-7 सर्जन्स हैं, एनेस्थीसिया है, सब लोग काम करते हम्म, हैं। तो पूरी टीम वर्क है ये, और उस टीम वर्क की वजह से जो सर्जरी का ड्यूरेशन 6 आवर्स में, 6 to 8 आवर्स में दोनों सर्जरी हो जाती हो है। जाते हैं। तो उसमें काफ़ी सारी प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि जो रिसिपिएंट डोनर का लिवर, पहले तो डोनर को लिया जाता है, तो डोनर डोनर के इंसिजन लगा करके ठीक है। स्किन में और अंदर जाके फिर जो लिवर का 60% वाला पोर्शन है वो हमको वो कट किया जाता है, 40% उसमें रह जाता है। ठीक है, तो जो रह जाता है उसका, तो उसकी उसी से आर्टरी वेन डक्ट काम करती है। ठीक है। लेकिन जो रिसिपिएंट के लिए लिवर निकाला जाता है, तो उसकी आर्टरी वेन डक्ट राइट साइड की काट देते हैं, अच्छा। और उसको निकाल के, और फिर डोनर भी रिसिपिएंट भी साइमल्टेनियसली शुरू हो जाता है, और उसका पूरा लिवर निकाला जाता है, ओके, और फिर इनका वहाँ लगा के, और फिर उसमें ब्लड की सर्कुलेशन वापस से शुरू की कर दी जाती है। तो ओके, इस प्रोसेस में 6-7 आवर्स में डोनर और रिसिपिएंट दोनों की सर्जरी हो जाती हो है। जाती है। और उसके बाद फिर उनको आईसीयू ले जाते हैं और आईसीयू में रखते हैं। यूजुअली पहले दिन वेंटिलेटर पे रखते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अगर सब ठीक रहता है, चीज़ें फंक्शंस, लिवर फंक्शंस बेटर हो रहा है, बिकॉज इमीडिएटली लगाते ही लिवर वर्क करने लगता है। अच्छा, जी। ओके। तो वो जो उसके लिवर फंक्शंस देखते हैं, बाकी और किडनी फंक्शंस कैसे हैं, वेंटिलेटर का रिक्वायरमेंट है नहीं है, पेशेंट एरोजेबल हो गए, जाग गए हैं, तो वो सब देखते हुए फिर उनको वेंटिलेटर से हटाया जाता है और नॉर्मल पेशेंट बात करने लगता है। ओके, और तो नेक्स्ट डे यूजुअली मॉर्निंग डिस्चार्ज कितने दिनों में कर दिया यूजुअली जाता है? रिसिपिएंट को 15 दिन में डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है। 90%। 90%। 10% पेशेंट्स 15 से 20 दिन ले लेते और हैं, डोनर को और डोनर को यूजुअली 6 to 7 डेज में डिस्चार्ज डिस्चार्ज कर करते हैं। देते हैं। लेप्रोस्कोपी को हम 5 to 7 डेज में, हम्म, और 5 to 6 डेज में, और जो ओपन सर्जरी कहलाती है, ओपन सर्जरी वाले को 7 डेज, 7 to 8। कोई रिस्क भी होता है लिवर ट्रांसप्लांट का डॉक्टर, या साइड इफेक्ट्स? देखिए मैडम, बिना रिस्क के तो कुछ होगा नहीं, तो रिस्क तो ऑब्वियसली इज देयर, एंड उसमें मेजर सर्जरी है, डिफ़िकल्ट सर्जरी है, लॉन्ग सर्जरी है, 2 सर्जरी एक साथ हैं, बिल्कुल। एंड इसमें रिस्क डेफिनेटली रहता है कि जैसे रिसिपिएंट को बात करें तो उसमें एक तो जैसे ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। अच्छा, तो ब्लीडिंग वगैरह होती है, तो ब्लीडिंग के लिए ब्लड चढ़ाया जाता है, सर्जरी के दौरान भी और सर्जरी के बाद भी बाद अगर ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो पहले से ही ब्लड अरेंजमेंट करके रखते हैं। हम्म, दूसरा, किसी किसी पेशेंट को जैसे लिवर हमने लगाया तो इमीडिएटली ग्राफ्ट नॉन फंक्शन हो जाता है, मतलब तो वर्क नहीं करता है वो, ऐसा भी हो जाता है। मतलब जिसका लिवर लगाया गया है वो उनकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है, हाँ, डोनर का लिवर जब रिसिपिएंट में लगाया गया है तो वो नॉन अडेप्ट नहीं कर पा रहा अडेप्ट है। नहीं कर पा रहा है, उसको अच्छा, एक्सेप्ट ऐसा नहीं भी। कर पा रहा है, तो कुछ बट वो बहुत रेयर होता है, तो दैट इज वेरी वेरी बॉडी कुछ ऐसे सिम्टम्स देती है कि लिवर ट्रांसप्लांट के वही बाद है डोनर कि का नहीं उसमें कर यही पाए? सारे फीचर्स आते हैं कि जॉन्डिस बढ़ जाता है, बॉडी में मल्टी ऑर्गन फेलियर शुरू हो जाता है, अच्छा। और दूसरा पेट में फिर से पानी बनना, ब्लड प्रेशर लो हो जाना, ये सब होता और है। ये कितने दिन में दिखता है सिम्टम? ये इमीडिएटली पता, नेक्स्ट डे पता लग जाता अच्छा, नेक्स्ट डे दिखने लगता है। है। तो हम बात कर रहे थे कि कॉम्प्लिकेशंस और क्या क्या है, तो उसमें एक तो ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरा कभी कभी जॉन्डिस हो जाता है ट्रांसप्लांट के बाद, तो जहाँ पे बाइल डक्ट को जोड़ते हैं वो एरिया सिकुड़ जाता है, अच्छा, तो उसमें जॉन्डिस होता है, तो उसके लिए ईआरसीपी के द्वारा स्टेंट के से उसको ठीक करते हैं, उनसे नहीं ठीक होता है ईआरसीपी एंडोस्कोपी के द्वारा, तो उसमें मतलब रीसर्जरी करनी पड़ती है उस जोड़ को सही करने के लिए, ओके, जिसको मतलब सर्जरी का ही है कि हेपेटिकोजुजनोस्टोमी है एक, ये इसका एक कॉम्प्लिकेशन है। तीसरा, इसमें पेन होती है कुछ दिन तक, ड्रेन पाइप लगे रहते हैं, तो वो ड्रेन पाइप यूजुअली बाय द टाइम ऑफ डिस्चार्ज निकाल देते हैं, अच्छा। ड्रेन पाइप निकाल देते हैं। डोनर में भी कुछ दिक्कत डोनर आती है? में यूजुअली एक तो पेन होती है, एक ड्रेन पाइप लगा होता है, बाकी निशान होता ही है, हाँ, जो कट विदाउट लगा है। लेप्रोस्कोपी वाला ओपन वाला होता है, जो लेप्रोस्कोपी वाला होता है उनका कट तो छुप जाता है, उनका पता नहीं रहता है, तो यही यूजुअली तो राइट सिलेक्शन ऑफ डोनर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ ऐसा ना हो कि डोनर हम मिस कर रहे हैं, कि डोनर की कोई क्रॉनिक इलनेस है, हाँ, जो कभी कभी डोनर भी नहीं बताते हैं, बिल्कुल। तो वो चीज़ हमें पूरी तरह से इवेल्युएट करना है
कि आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं रही, क्योंकि रिसिपिएंट का तो हमने बताया कि उसका सारा चेकअप होता है, लेकिन डोनर का भी सारा चेकअप होता है फिटनेस के लिए। खाली यही नहीं कि 18 से 50 है तो ले लीजिए, तो उसका भी सारा हार्ट का चेकअप, लंग्स का चेकअप, उनकी मेंटल इलनेस का चेकअप, अच्छा, कि कोई फोर्स तो नहीं है आप, हाँ, कि आप जो डोनेट कर रहे हो तो अपनी मर्जी आपको से कोई कर रहे हैं। अपनी मर्जी से ही कर रहे हैं, या आपको कोई फोर्स तो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए उनका मेंटल एलिजिबिलिटी देखा जाता है कि पेशेंट डोनर को सोचने की, समझने की शक्ति है कि नहीं, उनकी आईक्यू लेवल क्या है, वो सब असेसमेंट होता है, किया जाता है वो सब। जब वो ठीक होता है तभी वो डोनेशन के लिए फिट होते हैं। ओके, तो बेसिकली हार्ट का, लंग का, बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है डोनर को, या डोनर को कोई मेजर पहले कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं रहा है जिसकी वो प्रीवियस सर्जरी करा चुके हैं, या इस टाइप की डायबिटीज़ तो नहीं है। यूजुअली डायबिटीज़ भी डोनर नहीं नहीं लेते बता हैं। पाए, हाँ, नहीं, अगर होता है किसी डोनर को डायबिटीज़, अच्छा, तो उस डायबिटिक डोनर को हम लोग एक्सेप्ट नहीं नहीं लेते करते, हैं, ओके, क्योंकि डायबिटीज़ में फैटी लिवर डिजीज़ हो जाती है, तो बिल्कुल, फैटी लिवर से फिर वो ग्रो नहीं करता, ऑलरेडी वही होगा। ग्रो नहीं करता है वो। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो हमें डोनर में ध्यान रखने ज़रूरी हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ देयर शुड बी नो कोर्सन। कोर्सन मीन्स कि उनको कंपल्शन नहीं होना चाहिए, कि फोर्स ना कर रहा हो फोर्स तो। नहीं होना चाहिए कि आपको देना ही है, वो ओके, अपनी मर्जी से देना चाहिए। ठीक सो है। वॉलंटरी द डेफिनेशन ऑफ ए आइडियल डोनर इज वॉलंटियर डोनेशन, हेल्दी रिलेटेड, ब्लड ग्रुप कंपेटेबल। कंपैटिबल, Yes. ओके। तो अगर जैसे किसी का लिवर ट्रांसप्लांट हो गया, सर्जरी हो गई, पोस्ट सर्जिकल केयर के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी होने के बाद डोनर और रिसिपिएंट दोनों को अपनी लाइफस्टाइल में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी होती है, खास करके ध्यान में रख करके। देखिए, पोस्ट ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट, हम्म, उसमें इम्यूनो सप्रेशन चलता है, ठीक है, जिसमें मेडिसिन हैं, और वो मेडिसिन लाइफ लॉन्ग चलती हैं, ओके, क्योंकि लिवर तो डोनर का है, हम्म, तो उसके लिए स्ट्रेंजर है वो, रिसिपिएंट के लिए। तो रिसिपिएंट में वो एक्सेप्ट बॉडी कैसे करेगी, जब हम उसकी इम्यूनिटी को डाउन करेंगे। डाउन करें, वरना कोई भी स्ट्रेंजर बॉडी में जाएगा तो सबसे पहले उसको अटैक करेंगी हमारी इम्यून सिस्टम, और उसको वो करता है, क्लियर करता है। तो इसमें जो इम्यूनिटी डाउन करने के लिए इम्यूनो सप्रेशन चलता है, ओके, कुछ दिन के लिए एंटीबायोटिक्स चलती हैं। हम्म, जो इम्यूनो सप्रेशन है लाइफ लॉन्ग चलता है, और इम्यूनो सप्रेशन शुरू में ज़्यादा चलता है, फर्स्ट 3 मंथ्स में ज़्यादा होता है, फिर ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर कम हो जाता है, और 1 साल के बाद तो कम हो जाता है काफ़ी। और दूसरा, इसमें 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एक तो दवाई मिस नहीं करनी है टाइमिंग के साथ, दूसरा मास्क, जो रिसिपिएंट है, जो जिनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको मास्क लगा के रखना ज़रूरी है। फुल स्लीव्स की शर्ट, पैंट्स पहननी है, सॉक्स पहने हैं, जिससे कोई मॉस्किटो बाइट ना हो जाए या कोई और प्रकार का इन्फेक्शन ना हो जाए ट्रांसप्लांट के बाद, जिससे वो सीवियर हो जाता है। ये कब तक करना होता है? शुरू में 1 साल तो एटलीस्ट रखना ज़रूरी है, मास्क भी 1 साल लगाना ज़रूरी है। दूसरा, हैवी वेट नहीं उठाना है, जैसे वेट उठाना भी है तो 5 kg गुड है ना, उससे ज़्यादा नहीं। 6 महीने के बाद आप हैवी वेट कर सकते हैं, उठा सकते हैं, उससे पहले नहीं। टाइम से दवाइयाँ, कोई बॉडी में कहीं पे भी कोई नया निशान डेवलप होता है ट्रांसप्लांट के बाद, तो इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए कि कोई नई चीज़ डेवलपमेंट तो नहीं हो रही। उसके अलावा डाइट का ध्यान रखना चाहिए। तो पोस्ट ट्रांसप्लांट डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमें प्रोसेस फूड नहीं खाने चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से फैटी लिवर, जो नया लिवर लगा है उसमें भी फैट आ जाएगा, बिल्कुल, तो वो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए प्रोसेस फूड हो गया, हाई कार्ब नहीं लेने हैं, लो कार्ब लेने हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। अगर कोई नॉनवेज लेता है तो उसको कहते हैं कि रेड मीट एटलीस्ट 6 मंथ हमको अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। हाँ, वाइट मीट ले सकते हैं, चिकन और हाँ, एंड अवॉइड ऑयली एंड फ्राइड फूड। देसी घी ले सकते हैं, बट फ्राइड फूड शुड बी अवॉइड। डीप फ्राइड जो खाने रहते हैं, हाँ, डीप फ्राइड होते हैं, वो सब अवॉइड करना चाहिए। टेक लॉट ऑफ वेजिटेबल्स वगैरह खा सकते हैं, फ्रूट्स, जूस नहीं पीना है, फ्रूट्स, होल फ्रूट्स खाना है, फ्रूट का जूस नहीं पीना है, जूस से ज़्यादा कैलोरीज चली जाती है, तो वो अच्छा, फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनका ध्यान रखना है। बाकी कोई भी इन्फेक्शन हो तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। तो यही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी लिवर ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ नॉर्मल होती है। कुछ पेशेंट्स हैं जो बाद में शादी करते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, तो इसलिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि लिवर ट्रांसप्लांट के बाद फैमिली नहीं हो पाएगी या कोई प्रॉब्लम होएगी। तो लिवर ट्रांसप्लांट के बाद एक नॉर्मल लाइफ रहती है।
डोनर की बात कहें तो डोनर के लिए ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन कोई नहीं दी जाती, कुछ भी नहीं खाना कुछ होता। भी नहीं दिया जाता है। और लिवर की जो ग्रोथ होती है वो 3 से 6 महीने में 100% लिवर वापस से बन जाता है, पूरा बन जाता है। पूरा बन जाता है, हाँ। पेशेंट के लिए भी और डोनर के लिए। अच्छा, तो डोनर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते as सच? नहीं, डोनर में ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं ओके। और उनका भी लिवर ग्रो कर जाता है। और रह गई बात कि भाई डोनर 4 हफ्ते हम बोलते हैं रेस्ट करेगा आफ्टर सर्जरी, और उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल है और ग्रोथ 3 से 6 महीने में हो जाती है लिवर की, एंड कोई मेडिसिन नहीं होती। नहीं होते हैं। पेशेंट के लिए बोलते हैं कि 3 महीने रेस्ट करेगा, हम्म, क्योंकि उसका पूरा लिवर बनने में 3 से 6 महीने लगते हैं। Time तो लगेगा। उसके बाद 6 महीने बाद तो सब कुछ नॉर्मल ही रहता है। तो उसका बस, और इम्यूनो सप्रेशन भूलना नहीं है। अगर इम्यूनो सप्रेशन भूलेंगे तो लिवर रिजेक्शन हो जाती है। हाँ, तो लिवर रिजेक्शन अगर होती है तो उसमें फिर वापस से जॉन्डिस और फिर से प्रॉब्लम्स वही होती सारी हैं। चीजें होने लगेंगी। हालांकि उसका ट्रीटमेंट है, बट बार बार रिजेक्शन से फिर वो क्रॉनिक रिजेक्शन में चला जाता है। तो वो एक कॉम्प्लिकेशन होता है पोस्ट ट्रांसप्लांट, जिसका विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी ओके। है, रिजेक्शन। ठीक है। डॉक्टर, एक और चीज़ बताइएगा कि जैसे अगर लिवर ट्रांसप्लांट कर दिया गया, इफ़ इन केस आगे चल कर के उनको दोबारा से लिवर की कोई बीमारी हो गई, फिर से लिवर खराब हो गया, तो क्या फिर से लिवर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम प्रिकॉशंस नहीं लेंगे या टाइम से मेडिसिन नहीं लेंगे या हम खाने पीने में ध्यान नहीं देंगे, इन्फेक्शन अगर कुछ होती है, तो ऐसे सिनेरियो में लिवर जो है सफ़र करता है। फिर से। तो सपोज अगर इम्यूनो सप्रेशन नहीं खाया किसी ने कुछ दिन, तो लिवर रिजेक्शन में चला गया। एक्यूट रिजेक्शन होती है, क्रॉनिक रिजेक्शन होती है। अच्छा। तो एक्यूट रिजेक्शन में उसका ट्रीटमेंट करके उसको ठीक किया जाता है, दवाइयाँ थोड़ी सी चेंज की जाती हैं, वो ठीक हो जाता है। जो क्रॉनिक रिजेक्शन होती है, क्रॉनिक मीन्स जिनको एक तो बार बार रिजेक्शन हो जाती है और क्रॉनिक चेंजेस आ जाते हैं, उस केस के अंदर फिर हमको रीट्रांसप्लांट की नीड पड़ती है। कुछ डिजीजेज होती है जो रिकर कर जाती हैं, जैसे ऑटोइम्यून लिवर डिजीज़ है या प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है। ये जो डिजीजेज हैं, ये नए लिवर में अगर किसी को इसकी वजह से ट्रांसप्लांट हुआ है, ऑटोइम्यून लिवर डिजीज़ की वजह से, या कुछ केसेस में प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है या अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, जो लोग अल्कोहल लेते थे उससे लिवर ख़राब किया, ट्रांसप्लांट हुआ, फिर अल्कोहल लेने लगे, तो उनको वापस से अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ आती है। तो ऐसे केसेस के अंदर रीट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है और रीट्रांसप्लांट भी होते हैं। कितनी बार हो सकता है रीट्रांसप्लांट? देखिए, इन आवर एक्सपीरियंस हम लोग तो अभी जैसे एक बार हुआ तो दोबारा किया है, और बाकी जो लिटरेचर कहती है किसी का 3 बार, किसी का 5 बार भी रीट्रांसप्लांट हुआ है, बट वो उस सिनेरियो में हुआ है जो कैडेवर जिनको मिल जाता है। हमारे यहाँ तो लाइफ का भी मुश्किल होता है, कैडेवर तो और भी मुश्किल है। तो इसलिए इंडियन सिनेरियो में रीट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ा टास्क है और इसको काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो एक बार हो जाए वही काफ़ी। ओके। तो अगर हम चाहते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट अगर किसी पेशेंट का हुआ है, वो हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनकी लाइफ नॉर्मल रहे, वो ज़्यादा दिक्कतों से ना उलझें या परेशानियों में ना पड़े, कुछ आप उन्हें टिप्स देना चाहेंगे कि अगर आपका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप लाइफ लॉन्ग अच्छे तरीके से जी सकते हैं, अदरवाइज जो आपने कॉम्प्लिकेशंस बताए फिर वो सफ़र करने पड़ेंगे। सो लिवर ट्रांसप्लांट के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट हमको उसकी मेडिसिन्स के बारे में समझना ज़रूरी है कि जो हम इम्यूनो सप्रेशन या इम्यूनिटी डाउन करने के लिए मेडिसिन्स लेते हैं, वो हमको टाइम से लेनी चाहिए। हमको एक भी डोज छोड़नी नहीं चाहिए, एक भी डोज ओमिट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप डोज छोड़ देते हैं तो उस सिनेरियो में लिवर रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं। दूसरा, हमको इन्फेक्शन से बचने के लिए मास्क लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे जो नॉर्मल एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, उसका सोर्स बाय नोज होता है। तो अगर हम मास्क लगाएंगे तो वो सर्किल टूट जाएगा और वो इन्फेक्शन नहीं होगा। कौन सा मास्क सही? नॉर्मल मास्क, सर्जिकल मास्क लगा सकते हैं। तो उस मास्क को लगाना ज़रूरी है, और उससे क्या है, हम वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, हमको भीड़ वाले इलाके में, क्राउडेड प्लेसेस, जो फर्स्ट 6 मंथ्स में, जैसे कि सब्जी मंडी हो गई,
या थिएटर हो गए जिसमें जाके बहुत सारी भीड़ होती है, उस Avoid एरिया करना। को हमको अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो कोशिश यही रहे कि शुरू के 6 महीने और साल भर हम ऐसा ना करें, थोड़े से रिस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शंस लेके चलें। दूसरा, मॉस्किटो बाइट्स वगैरह से बचें। कोई नया डेवलपमेंट होता है, उनको जैसे स्किन में कोई लीजन हो गया या कुछ हो गया तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर को बताएं। डायरेक्ट सनलाइट में ना बैठें, क्योंकि सनलाइट में जो रेज होती हैं वो समटाइम्स जब इम्यूनो सप्रेशन, बॉडी में इम्यूनिटी हमारी कम होती है तो कोई भी चीज़ है वो कैंसर में, स्किन कैंसर्स होने के चांसेस होते हैं। अच्छा जी। दूसरा, जो लोग अल्कोहल दोबारा लेते हैं ट्रांसप्लांट के बाद, हालांकि रिस्क 10-20% होती है, तो उन लोगों को भी जब इम्यूनो सप्रेशन चलता है तो मुंह का कैंसर, गले का कैंसर और लंग्स कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। रह गई बात डाइट की, तो डाइट भी हमें टाइम से लेनी चाहिए। फ्रेशली कुक्ड फूड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुबह का बना हुआ और हम शाम को खा रहे हैं। तो फ्रेशली कुक्ड फूड होना चाहिए। हमको हाथ धो कर के खाना चाहिए, और एटलीस्ट 4-5 बार खाते हैं तो 4-5 बार हाथ धोने हैं हमको, जिससे कि कुछ भी खाएं तो हम हाथ साफ सफाई से खाएं। दूसरा, खाने में कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा सा कम रखेंगे, प्रोटीन्स, वेजिटेबल्स और फैट भी लेंगे, लेकिन उनको सबको लिमिट के हिसाब से लेंगे। अल्कोहल नहीं लेंगे, प्रोसेस फूड नहीं लेंगे, आउटसाइड जो फास्ट फूड होता है इन सबको अवॉइड करना ज़रूरी है, क्योंकि फास्ट फूड अपने आप में एक रिस्क फैक्टर होता है लिवर हेल्थ के लिए। दूसरा, एक अच्छी गुड स्लीप लेंगे। सो लिवर ट्रांसप्लांट के बाद एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप, 6 to 8 आवर्स की स्लीप पेशेंट के लिए ज़रूरी है, इवन फॉर डोनर्स ऑल्सो फॉर इनिशियल पीरियड। तो अच्छी नींद लेना और अपना जो रूटीन काम है उसमें वापस से चले जाना 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद, अब क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो खाली बैठेंगे, डिप्रेशन होगा, तो बेस्ट है कि 3 महीने बाद आप अपने रूटीन वर्क पे चले जाएं, जिससे कि आप भूल जाएं कि आपका ट्रांसप्लांट हुआ है। तो ये सारे प्रिकॉशंस हैं जिनको हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, और बाकी ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आती। ट्रांसप्लांट के बाद फैमिली भी आगे ठीक रहती है। जिनने डोनेट किया है उनको एक अलग से फीलिंग आती है कि मैंने देखिए ट्रांसप्लांट किया है और देखिए मेरी आज कितने अच्छे हैं, है ना। तो एक तरीके से जो बच्चे अपने फादर को देते हैं तो उसको कहा जाता है कि भाई फादर ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन डोनेशन के बाद बच्चे ने फादर को जन्म दिया आफ्टर डोनेशन। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, तो एक ये फीलिंग आती है डोनर को। तो ये सब बातों का ध्यान रखना सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी कोई इमीडिएट। हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपने डॉक्टर को रेगुलर दिखाना चाहिए, फॉलोअप जरूर। तो फॉलोअप में जो हम लोग फॉलोअप करते हैं उसके अंदर आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल कुछ दिनों में वो ड्रेन आउट हो जाते हैं, फिर उसके बाद स्टिचेस वगैरह सब निकल जाते हैं 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में। फिर उसके बाद वीकली हम इनके लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, क्योंकि शुगर वगैरह भी मॉनिटर करना ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना ज़रूरी है। तो शुरू के 1 महीने में वीकली, फिर उसके बाद 15-15 दिन से अगले 2 महीने, और फिर उसके बाद मंथली कराते हैं। तो यूजुअली मंथली करते हैं, और फिर 1 साल निकल जाता है तो 3-3 महीने से हम आगे उसको फॉलोअप करते हैं। तो अपने डॉक्टर को फॉलोअप करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ सटल चेंजेस होते हैं जो आप नहीं कह पाते और वो डॉक्टर देख के एकदम से बता देता है। तो इस चीज़ का ध्यान, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आई गेस इस सेशन में आपने लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में हमें काफ़ी अच्छे से और विस्तार से सभी एस्पेक्ट्स पर जानकारी दी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन एंड आई रियली अप्रिशिएट it. I think it will give message to the public and they will follow that. Exactly. Thank you so much. Thank you so much and thank you audience, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। इसे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकती है आप सभी के लिए। अवेयरनेस क्रिएट करना भी लिवर के अराउंड, लिवर ट्रांसप्लांट के अराउंड बहुत ज़रूरी था। यही इस वीडियो के जरिए हमारा मकसद भी था। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल एमडीटी लाइफ को फॉलो कर सकते हैं। कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। कोई और सवाल रह गया हो तो आप उसे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।